कल हमने पढ़ा था एड्स के बारे में कि HIV वायरस एड्स काज करता है। आज हमें ये देखना है कि HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इसका लाइफ साइकिल हमें देखना है आज। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑन्को वायरस की एक टाइप है, ऑन्को वायरस कैंसर काजिंग वायरस को कहते हैं। इसका सबसे पहले कोर है सेंट्रल, RNA से बना हुआ। इसके साथ इंजाइम्स होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम वो इंजाइम होता है जो कि DNA से RNA बनाता है, बल्कि RNA से DNA बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA, ये है ट्रांसक्रिप्शन। और अगर RNA से DNA बनेगा तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो करवाता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज that form double strand DNA from single strand RNA। RNA से DNA बनाता है, इसलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम कहते हैं। ये स्फेरिकल इन शेप है, इसका डायमीटर है 100 नैनोमीटर है। इसमें ये RNA पाया जाता है, RNA के साथ इंजाइम है, बाहर एक कैप्सिड है। कैप्सिड के बाहर ये इनवेल्प होता है। इनवेल्प के ऊपर स्पाइक्स होती है, जिस तरह कोरोना वायरस की है इस तरह इसकी स्पाइक होती है। तो ये इनवेल्प वायरस है, इनवेल्प RNA वायरस। अब ये जो वायरस है इसमें हमने देखना है कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले जिस हमने लाइटिक साइकिल पढ़ा था, इसी तरीके से हमने देखना सबसे पहले अटैचमेंट है कि ये टी लिम्फोसाइट, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा सेल टी लिम्फोसाइट का है। इसकी यहाँ पे रिसेप्टर साइड होती है, उसको कहते हैं CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट है जिसके साथ ये वायरस अटैच होता है, HIV वायरस। तो टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इसके ऊपर ये रिसेप्टर साइट CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। अटैचमेंट होगी ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट दैट इज नोन एज CD4 रिसेप्टर साइट। अब ये अटैचमेंट के बाद इंटर होगा और अनकॉइल होगा, एंट्री एंड अनकॉइल। यानी कि ये जब इंटर होगा तो इसके कैप्सिड जो है, कैप्सिड रिमूव हो जाएगा और ये RNA के साथ और इंजाइम के साथ ये इंटर हो जाएगा इनसाइड द सेल। एंट्री हो जाएगी और अनकॉइल होगा, यानी कि कैप्सिड इससे रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, वो ये कि अब इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी है, इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, इसने सबसे पहले इस सिंगल स्ट्रैंड RNA से सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाना है। इस सिंगल स्ट्रैंड RNA को एज ए टेम्पलेट यूज किया और DNA का एक स्ट्रैंड बना दिया। अब जब ये DNA का स्ट्रैंड बन गया तो अब इसने इस सिंगल स्ट्रैंड DNA से डबल स्ट्रैंड DNA बना लिया। तो ये वायरस का DNA बन गया, वायरल DNA बन गया। इसके बाद ये होगा कि ये होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। ये RNA है, RNA से सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंड DNA से RNA बनाएगा। तो इसमें एक स्टेप हम और दे देते हैं कि RNA DNA हाइब्रिड बना देगा। RNA DNA हाइब्रिड से फिर DNA के डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे, DNA डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो ये हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, जिसने RNA को टेम्पलेट के तौर पर यूज किया और उससे सिंगल स्ट्रैंड RNA बनाया, फिर उस सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाया, सिंगल स्ट्रैंड DNA से फिर डबल स्ट्रैंड DNA बन गया। अब नंबर 4 पे ये होगा कि अब ये जो टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है उसके अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस में हमारा क्रोमोसोम का DNA है, ये क्रोमोसोम का DNA है हमारा बॉडी का अपना। इसके साथ ये जो वायरल DNA है, वायरल DNA अटैच हो जाएगा क्रोमोसोमल DNA के साथ और ये बन जाएगा प्रोवायरस। प्रोवायरस हमने पढ़ा था जो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, जिस तरह बैक्टीरियोफेज में पढ़ा था कि प्रोफेज
the bacteriophage that attach its DNA with bacterial DNA is known as prophage. तो इस तरीके से होस्ट के क्रोमोसोम के साथ जो वायरस का डीएनए अटैच हो जाएगा उसे प्रोवायरस कहते हैं। तो ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोवायरस एंड प्रोफेज। इसके बाद जब ये डीएनए अटैच हो जाएगा, अब इसने ट्रांसक्रिप्शन की मदद से अपना आरएनए बनाना है। तो लिहाजा ये आरएनए बनाने से पहले वायरल आरएनए एंड प्रोटीन यानी कि कैप्सिड। अब इसने आरएनए से ये काम कर, ये डीएनए है, डीएनए को टेम्पलेट का यूज करते हुए मैसेंजर आरएनए बनाना है। इस मैसेंजर आरएनए से आगे उसने प्रोटीन बनानी है यानी कि कैप्सिड बनाना है। तो इस तरह ये वायरस अपना आरएनए भी बना लेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बना लेगा और कैप्सिड भी बना लेगा। अब इसकी होगी पैकिंग और असेंबली एंड रिलीज। असेंबली से मुराद ये है कि आरएनए पैक होना शुरू हो जाएगा कैप्सिड के अंदर, ये होगी इसकी असेंबली, और उसके साथ एंजाइम भी पैकिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। असेंबली और पैकिंग एंड असेंबली हो गई। इसके बाद ये रिलीज जब होगा तो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन, तो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द आ जाएगा और उसके अंदर कैप्सिड आ जाएगा। तो इससे हमें ये भी पता चला है कि अब ये रिलीज जब होगा तो रिलीज होते हुए ये जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है, ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन कैप्सिड के इर्द गिर्द आ जाएगी और ये इसके इनवेल्प बनाएगी। तो जो इनवेल्प एनिमल और प्लांट वायरस में जो इनवेल्प बनता है वह होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बनता है। अब ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद जो दूसरा टी लिम्फोसाइट है उसके साथ अटैच होगा और अटैच होने के बाद CD4 रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनेगा, फिर डीएनए बनेगा, फिर प्रो वायरस बनेगा, फिर वो अपने आरएनए और प्रोटीन बनाएगा, उसकी असेंबली करेगा और फिर इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है, सबसे पहले अटैचमेंट, फिर अटैचमेंट के बाद एंट्री एंड अनकॉइलिंग होगी, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, उसके बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्रो वायरस के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट ये है कि उसको असेंबली करवाएगा, असेंबली करवाने के बाद ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से इनवेल्प बनाने के बाद उसको रिलीज करवाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हेपेटाइटिस के बारे में है। हेपा कहते हैं लीवर को, और ITIS जिस भी डिजीज के आगे आ जाए तो उसे इन्फ्लामेशन होती है। हेपा मीन लीवर, ITS मीन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। अब ये जो हेपेटाइटिस है ये इसकी काज या तो वायरल इन्फेक्शन होगी, हेपेटाइटिस A, B, C, या फिर ये टॉक्सिक एजेंट की वजह से होगा, या फिर ड्रग्स की वजह से भी ये हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ड्रग का लीवर के अंदर होता है। अब सिम्टम्स क्या है? चूंकि लीवर जो है ये हमारे एब्डोमेन में पाया जाता है, इसका काम है बाइल प्रोड्यूस करना। जब ये बाइल प्रोड्यूस करेगा, बाइल ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लॉकेज की वजह से जॉन्डिस हो सकता है, नाउजिया, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन होगा, लिवर इनलार्जमेंट, ये हैं इसके सिम्टम्स। ये डिफरेंट हर टाइप के हेपेटाइटिस में ये सिम्टम अपीयर हो सकती हैं, और माइल्ड फीवर भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट एंड ड्रग्स। The symptom of hepatitis are jaundice, nausea, vomiting, abdominal pain and liver enlargement. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस A वायरस है। हेपेटाइटिस A वायरस जो है ये एक RNA वायरस है और ये फैलता है कंटेक्ट विद फीसिस, फीको और रूट से कंटामिनेशन, या हाइजीनिक फूड ना हो या कंटामिनेटेड फूड हो वो इनटेक करने से, या फिर कंटामिनेटेड वाटर इनटेक करने से ये स्प्रेड हो सकता है। ये एक्यूट माइल्डनेस काज करता है, एक्यूट माइल्ड डिजीज काज करेगा, यानी कि कुछ टाइम के लिए जॉन्डिस फीवर, माइल्ड फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, फिर ये सेल्फ रिकवर भी हो जाएगा।
इसके लिए किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और ये खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ए डीएनए वायरस। डीएनए वायरस इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। सीरम हेपेटाइटिस इसलिए कि ये ब्लड सीरम के जरिए से एक पर्सन से दूसरे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से ट्रांसमिट हो सकता है। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पाया जाता है। ये ज्यादातर बॉडी फ्लूइड के जरिए से भी ट्रांसमिट होगा, सलाइवा वगैरह के जरिए से, सीरम के जरिए से भी ये ट्रांसमिट होगा, और इसके अलावा ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो बीटा या हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये भी माइल्ड बी डिजीज काज करता है, समटाइम क्रोनिक डिजीज भी काज करेगा। इसकी जो ट्रीटमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनी है इसकी, और वो भी है अल्फा इंटरफेरोन। अल्फा इंटरफेरोन इंजेक्शन से अल्फा इंटरफेरोन आर द प्रोटीन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट वायरल डिजीज। अब इसकी जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी इसकी अवेलेबल है, वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसकी वैक्सीन तैयार की गई है। इसके बाद हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, HCV। हेपेटाइटिस सी वायरस ये क्रोनिक डिजीज यानी कि लॉन्ग टर्म डिजीज काज करेगा। ये भी आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस ये ब्लड के जरिए से भी ट्रांसमिट हो सकता है और सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब जब इसके सिम्टम लिखेंगे, इसके सिम्टम में भी जॉन्डिस, नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारे सिम्टम हम इसके लिख सकते हैं। लिवर इनलार्जमेंट लिख सकते हैं। अब इसकी अभी तक कोई वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई है अभी तक। इसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस डी। इसे डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस। ये जो डेल्टा हेपेटाइटिस है ये वायराइड की वजह से फैलता है। वायराइड हमने पढ़ा था, सिंगल आरएनए स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, उसका प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं होते। तो डेल्टा हेपेटाइटिस वायराइड की वजह से होगा। जो हेपेटाइटिस ई है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, और ये या फिर ये पिग्स के जरिए से ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे में। इसके बाद हेपेटाइटिस एफ और जी हैं जो ये अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। इनके बारे में अभी तक इतनी सफिशिएंट स्टडीज नहीं है। बहरहाल ये भी डिस्कस किया जा रहा है, एफ और जी ये वायरस भी हैं। तो इन सब में हेपेटाइटिस ए, बी और सी ये वेल स्टडीड वायरस हैं और ये वेल डिस्कवर्ड वायरस हैं। इनके बारे में ज़्यादा स्टडीज की गई हैं। बी और सी क्रोनिक डिजीज काज करते हैं, ए एक्यूट डिजीज काज करता है। हेपेटाइटिस ए और बी की ट्रीटमेंट है और सी की अभी तक ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हुई। इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, बल्कि हेपेटाइटिस सी के लिए भी इंटरफेरॉन यूज किए जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन अभी तक हेपेटाइटिस सी की नहीं डिस्कवर हुई। ए और बी की वैक्सीनेशन डिस्कवर हुई है। आपने इसको कंपैरेटिव फॉर्म में कि ये आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, किस तरीके से स्प्रेड होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीनेशन है या नहीं, ये सारे हेपेटाइटिस ए, बी और सी कंपैरेटिव फॉर्म में डिस्कस किए जा सकते हैं। हेपेटाइटिस ये एक लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, और इसमें से हेपेटाइटिस बी और सी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लिहाजा ये चैप्टर इस तरह कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।